बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी स्क्रीन पर सोहा अफजल। लेकिन अगर बात करें अपने मुस्कुराने की, मुस्कुराहट के साथ आज के दिन का आगाज़ करने की, आर यू गाइस स्टिल मंडे ब्लूज़ में ही है या आप लोग मंडे ब्लूज़ से निकल आए हैं? अगर निकल नहीं पा रहे तो मेरे ख्याल से मैं अभी जब प्रोग्राम शुरू करने वाली थी तो प्रोडक्शन टीम से मुझे एक आवाज़ है कि मिस अपनी $100 स्माइल दे दें। तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी बात से कर लेते हैं कि मेरे स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यानी आम पब्लिक, कोशिश करें कि आज बिला किसी वजह आपने सुबह अपने दिन का आगाज़ एक $100 स्माइल के साथ करना है। और ये हमारी स्क्रीन जो है वो इनकम्प्लीट होती है क्योंकि मैं मुस्कुराती हूँ, लेकिन एक मुस्कुराहट जो इस्लामाबाद से आती है उसको प्रोग्राम में शामिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लाहौर से चलते हैं इस्लामाबाद हरमीत बाजी के पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहब। बाकी आपने दुरुस्त बात की कि मुस्कुराना चाहिए, अब चेहरा खिला हो, हंसते रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत सारी परेशानियां अगर आपके अंदर हैं भी और आपने उसको दबाया, लेकिन एक मुस्कुराहट से कहीं ना कहीं वो ख़त्म भी हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो सामने वाला आपको देखने वाला है, आप जब हंसते मुस्कुराते चेहरे के सामने, हाँ ये एक अलग बात है कि लड़कियाँ मुस्कुराती हैं तो लोग उसको गलत भी ले लेते हैं लेकिन चले आप मुस्कुरा दे, कैमरे की आंख आपको देख रही है। चले खैर, इसके अलावा आपने ऑफिस में, वर्क सर्कल में, सोशल सर्कल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आप जहाँ भी, आपको पता है आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन कोई गलत परसीव नहीं करेगा। कोशिश करनी है आप एक आज खूबसूरत से स्माइल पास करने की। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको आगे से भी रिटर्न में बड़ी खूबसूरत सी स्माइल आएगी जो कि आपका दिन अच्छा बना देगी। आपका बनाए ना बनाए, अगले बंदे का दिन ज़रूर अच्छा बना देगी। तो चलिए जी, हम भी इस स्माइल के साथ अपने दिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक के आगाज़ में आपको पता है हम आपको पहले ही बता देते हैं कि अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है। हालांकि हमें नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है, लेकिन चले हम कोशिश करते हैं कि टॉप स्टोरीज के जरिए आपको बता दें कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से इस 2 घंटे के शोज में ऐसे कौन कौन सा टॉपिक होगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ दी ऑल आपको पता है कि हम हमेशा बता किसने कौन सा ऐसा रिकॉर्ड बना लिया, कौन उम्र रसीदा होने के बावजूद भी स्काई डाइविंग कर रहा है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने क्यूब को सोल्व करके ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कि आप भी बना सकते हैं। सो हम इसे कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, जो कि आप सबका फेवरेट सेगमेंट है। तो इसमें आपकी खबरें भी शामिल करना मेरा भी बहुत बड़ा शौक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक के बाद एक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाए और हम इसमें आपकी खबरें शामिल करें। तो खैर, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है हम आपको देते हैं डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पर हम बात करते हैं। जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो आजकल आपको पता है एक ही चीज़ जो कि नंबर्स के तौर पर जब हमारे सामने आती है तो वो नंबर्स जो है वो आपको हैरान कर देते हैं। 4700 से भी तजावुज़ कर चुके हैं ये फैक्ट एंड फिगर्स जो हमारे पास मौसूल हो रहे हैं। इसराइल की जारी है जो कि गज़ा की पट्टी पर इस वक्त जारी है, ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और 4700 की तादाद में 60% हरमीत बच्चे, 40% में अगर आप देखें तो खवातीन और मर्द हज़रात शामिल है। तो गज़ा पर आज प्रॉपर एक सेगमेंट है। बल्कि 1 मिनट में एक बच्चा जो है वो शहीद हो रहा है इसराइल की बमबारी से। इसराइल के फौज जिस तरह वहाँ पे ज़मीनी कार्रवाई कर रही है, तो वाकई में आपने दुरुस्त फरमाया कि तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं और उसमें खवातीन बच्चे शामिल हैं जो इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अगर इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि पॉलिटिकल सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद कल अगर अदालतों से रिलीफ की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, एक के बाद एक ऐसे केसेस जो है वो जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पर रिलीफ मिला उनके सियासी कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर हम अगर देखें तो साइफर केस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस पर हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि आजकल सीजन जो है वो किस चीज का है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक, बल्कि यूं कहें कि फरवरी तक के 4 महीने पूरे पाकिस्तान में ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि शादी वाले महीने हैं। लेकिन शादी के जहां पर आप बहुत सारे काम करते हैं उसमें आपका डेकोर होता है, आपकी फोटोग्राफी होती है, आपकी केटरिंग होती है, खाना पीना, हर चीज। लेकिन हरमीत ये सब कुछ करने के बाद भी कोई ना कोई काम आखिरी मोमेंट पर रह ही जाता है। तो ऐसे कौन से ऐसे नए आइडियाज पे काम करने वाले नौजवान हैं जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर आपको इवेंट प्लान करके देते हैं, थॉरली पूरा इवेंट, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो खैर इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको अप्रिसिएशन की। अगर हरमीत बाजी में शो कर रहे हो और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो वो तारीफ आपका खून डबल कर देती है। लेकिन घर में बच्चों को कितना ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि उनको एक थपकी दी जाए। और बाप की अगर हम इस किरदार की बात करें तो बिल्कुल हम कहते हैं कि माएँ जो हैं अपने बच्चों के बहुत क्लोज होती हैं। बाप इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन वालिद साहब की अप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा बच्चों की कामयाबी के लिए ज़रूरी होती है, ये हमारा आज प्रॉपर एक सेगमेंट है।
जिसको हमने टॉप स्टोरीज का हिस्सा बनाया है। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो मंडे के बाद अब ट्यूसडे का डोज हम आपको देंगे, और पहला डोज जो है यकीनन वो एक ऐसा है कि पाकिस्तान से जब मैं रिकॉर्ड की बात करती हूँ तो मुझे खुशी भी होती है, और पाकिस्तान की इन तमाम ऐसे इलाकों की जहाँ पर कुदरत भी है, और जहाँ पर हम अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें हरमीत, तो आपको पता है कि एक से बढ़कर एक ऐसे अनटच एरियाज़ मौजूद हैं जिनको हम अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। समंदरों की बात करें, चारों मौसम की बात करें, तो हमारे प्यारे पाकिस्तान के पास ऐसा क्या नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। कराची में 150 किलोमीटर दूर, कराची शहर से बिल्कुल खुले आसमान के नीचे जो खुला समंदर है, वहाँ से एक मछली जो है उसका शिकार किया है एक मछेरे ने। ये एसोसिएशन पूरी है जिन्होंने ये पूरा टारगेट अचीव किया है, और पाकिस्तान में इस मछली के शिकार करके उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने साइज़ की वजह से दुनिया भर में जाने जाने वाली और मशहूर जो है वो मछली है, क्योंकि इसके अगर हम वज़न की बात करें तो इसका वज़न जो है वो 210 किलोग्राम है। अरमीत बाजी 210 किलोग्राम। वैसे सोहा अगर हम बात करें कराची के हवाले से, तो कराची के समंदर से एक तो मैं फिशरी में बहुत दफ़ा गया हूँ, अपने दोस्तों के साथ जाते थे, और फिर वहाँ पे जो बोली लगती है और मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ जो हैं वहाँ पे मिलती हैं आपको, और उसकी मुख्तलिफ कोशिश लोगों की वही होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बोली लगती हैं और बहुत से लोग मार्केट की तरफ ले आते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि वो भी कॉन्ट्रैक्टर थे मछलियों के, तो कहीं ना कहीं हमें बड़ी अच्छी तरोताज़ा और बड़ी नायाब किस्म की मछलियाँ जो है वहाँ से मिल जाती थी। और मुझे याद है कि उस वक्त भी एक इस किस्म की मछली जो है वो मिली थी शिकारियों को, और फिर वो अखबार की जीनत भी बनी थी उस वक्त। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ये भी हमारे नाम होगा कि इतनी बड़ी वजन की मछली वो भी कराची के समंदर से आपको मिलके आए, तो भाई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। और जब इस किस्म की चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, और हमने मोटिवेट किया है पाकिस्तानियों कि भाई आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड है जो हम आस पास देखते हैं, तो भाई ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी बात है कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हो गया है। तो जनाब ये रिकॉर्ड जो है पूरा पाकिस्तान बोट रेली एंड फिशिंग एसोसिएशन, जैसे मैं बात करी थी, और एक छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। आप मछली का साइज देखें, उसका वजन देखें, और फिर मैं आपको इसकी स्पीड बता देती हूँ कि बेसिकली 68 मील फी घंटा की रफ्तार से ये भागती दौड़ती है, मतलब समंदर में भागती है। अब ये मत समझना शुरू कर दीजिएगा कि सड़क पे आके भागना शुरू कर देती है। जल की रानी है मछली, अगर पानी से निकलेगी तो मर जाएगी। वैसे मुझे ये पूरी नज़म याद नहीं है अरमीत पाजी, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को याद होगी जो हमें देख रहे हैं। मछली जल की रानी है, और अगर हाँ देखा अरमीत पाजी से सुन ही लेते हैं, फिर अरमीत पाजी आगे भी आती है तो आगे भी सुना दे फिर। अच्छा जी, आपको पता है अगर हम इस मछली की बात करें अरमीत बाजी, एक और बड़ी अहम बात कि 5 फीट चौड़ी है और 10.5 फीट लंबी है ये। तो जनाब ये रिकॉर्ड ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इस चीज़ के, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में करते भी हैं, लेकिन इसको टारगेट जो है उनका रिकॉर्ड बनाना ही था, और वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए, और ये रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के क्रेडिट में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है वही जो वायरल हो जाती है, जो हमारे पास पहुँचती है, सर्कुलेट होकर सोशल मीडिया पर लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं। हमने सोचा कि अगर आपकी नज़र से गुजर गई है तो ठीक है, अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो हम आपको बता देते हैं कि ये खबर कौन सी है। अगली खबर दरअसल ये है कि आपको मैं बताऊंगी कि चलती गाड़ी से, मुझे लगता है अरमीत पाजी ने बचपन में ये भी ज़रूर ट्राई किया होगा। वो इसलिए क्योंकि जितने शरारती के बचपन में थे ना, मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उन्होंने ट्राई नहीं की होगी। गाड़ी के सनरूफ से आप बाहर निकलें और पटाखे जो है वो आप फोड़ना शुरू कर दें अपनी इर्द गिर्द राइट लेफ्ट चलती हुई गाड़ियों पर। मतलब ये कौन सोचता है? ये शरारती बच्चे ही सोचते हैं ना, उनके दिमाग में ऐसे फतूर आते हैं। खैर ये हम आपको बता रहे हैं इंडिया से खबर, जहाँ पर चलती कार से पटाखे फेंककर लोगों को तंग करने की वीडियो वायरल हो गई। और जनाब फिर जब वीडियो वायरल होती है ना, तो वीडियो में नजर आने वाले चेहरे भी वायरल होते हैं, और चेहरे वायरल होते हैं तो वो पहचाने जाते हैं, जब पहचाने जाते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं। वही होता है कि ध्यान से देखें इन चेहरों को, रचाए षड्यंत्र। सुबैर बार आपकी बात दुरुस्त है सोहा, एक उम्र होती है, एक वक्त ऐसा होता है जिंदगी का कि आप में ना वैसे ही शरारत होती है कि कोई ना कोई शरारत आप करते जाते हैं। और आपने तो फरमाया कि भाई मेरे से ना आस पड़ोस के बड़े लोग ज्यादा तंग इसलिए होते थे क्योंकि वहां पे एक किस्म की अंगीठी, बर्फ बारी जब होती है हमारे गांव में तो वहां पे आग जलाते हैं, और वो लोहे से बनी, टीन से बनी होती है वो अंगीठी। अगर अपने कश्मीर गई हैं तो वहां पे भी ये सारी चीज आपको नजर आएंगी। तो मैं उमन क्या करता था, पटाखे डाल के उसी में और पटाख करके पूरी आग का बेड़ा गर्क हो जाता। लेकिन कंप्लेंट बहुत होती थी और फिर पिटाई भी बहुत होती थी। लेकिन ये है वक्त होता है और उसका आप ना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी आप शरारतें करते रहते हैं। और ये देखें वीडियो में भी मंचले जो है ना, उन्होंने वही शरारत की है।
और पकड़े गए हैं। शरारत करके आप भागेंगे कहाँ, कहाँ तक जाएंगे, कब तक खैर मनाएंगे। तो जनाब पुलिस ने क्या किया, इनको पकड़ा, और खाली पकड़ा नहीं, FIR जो होती है ना वो भी दर्ज कर ली इनके खिलाफ। क्या उसके बाद इनको ऑब्वियसली एक सबक तो सिखाना था, और सिखाने के बाद ये अब क्लियर हो गए हैं। लेकिन अम्मा अब्बा को काफ़ी इन्होंने एक रात में परेशान किया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर एक और ख़बर आपको देंगे। और ख़बर जो बेसिकली अगली हमने आपको देनी है वो हमने आपको देनी है कि अगर आप इंसान हैं, कोई जानवर है, कोई परिंदा है, अगर एक चीज़ से आप महरूम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप कुछ भी और कर सकते हैं। अब उड़ने की सलाहियत खो देने वाला ये परिंदा जो है वो क्या बन गया है, पेंटर। मतलब परिंदा पेंटर बन गया है। मैं बिल्कुल सही आपको बता रही हूँ। मतलब मेरी खबर को दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप सोचें अच्छा परिंदा पेंटिंग कैसे करेगा। ये उड़ने की सलाहियत खो देने वाला परिंदा जो है बेसिकली ये परिंदा हरमीत पाजी अगर हम बात करें कैस्ट्रल परिंदा इसको कहा जाता है, और ये बड़ी नायाब किस्म है। और इसको नॉर्मली गैर कानूनी तौर पर लोग जो है अपने पास पेट के तौर पर रख लेते हैं। और अब इस तहकीक के मुताबिक लोगों का कहना ये है कि इसको सही खुराक ना मिलने की वजह से ये उड़ने की सलाहियत से महरूम हो गया। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें इसके उड़ने की सलाहियत के महरूम होने के बाद इसको ट्रेनिंग दी गई पेंटिंग करने की। और अब ये छोटे छोटे कार्ड्स तो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या ज़बरदस्त पेंटिंग किसी इंसान ने सोच के नहीं की बल्कि इस परिंदे ने की है जो अब एक पेंटर बन चुका है। ओके सुहार, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ये मिसाल उन नौजवानों के लिए है जो कहीं ना कहीं 2000 में पैदा हुए हैं और अगर एक चीज़ से वो नाउमीद होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो नाउमीद होकर कहीं ना कहीं एक रूम में बैठ जाते हैं और फिर रोना धोना अपना मुकद्दर बना देते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप इन जैसी चीज़ों को देख के आप मोटिवेट भी होते हैं और ज़िंदगी में एक मौका नहीं, ज़िंदगी बहुत सारे मौके देती है और बहुत सारे मौक़ों से एक मौके से आप फ़ायदा उठा के कहीं आगे निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो ये देखें कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आप देखें कि आप उड़ान नहीं भर सकते, यानी एक इंसान जब चल नहीं फिर सकता तो इसी तरह परिंदा अगर उड़ान नहीं भर सकता तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, ज़िंदगी कहीं ना कहीं महदूद हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस परिंदे ने क्या किया, पेंटर बन गया भाई। एग्जैक्टली तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड। अगर आप किसी चीज़ को कर सकते हैं और उसके बाद आप उस चीज़ से महरूम हो जाएं और कुदरती तौर पर वो चीज़ अल्लाह की अता करदा हो तो आपने मायूस नहीं होना। यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप अपनी विल पावर से कुछ करना चाहते हैं तो सोचें कि इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो अगला स्टेप और अगला दरवाज़ा बिल्कुल आपके लिए खोल दिया जाएगा। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं साथ रहना बिकॉज हम पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गज़ा पर इस वक्त इसराइल की जानिब से मुसलसल की जाने वाली बमबारी जो है और क़यामत जो बरपा वहाँ पर इसराइल की जानिब से की गई है उसको हरमीत 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। और अगर नंबर्स की बात करें, तादाद की बात करें जो हमें मौसूल होती है उसके मुताबिक 4700 ऐसे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और उनमें 70% कहा जा रहा है कि सिर्फ बच्चे शामिल हैं। और अगर बात करें ख़वातीन और मर्द हज़रात की तो वहाँ पर अब अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इसराइल की जानिब से जब अस्पतालों को निशाना बनाया गया तो अस्पतालों को निशाना बनाने के बाद ईरान और दीगर अरब ममालिक ने स्टैंड लेने की कोशिश तो की है, लेकिन अब इसराइल जो है वो दिफाई पोजीशन में आ चुका है। उसके बावजूद भी अस्पतालों की जो सूरत हाल है, डॉक्टर्स के ना होने और बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स के ना होने की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन बगैर एनेस्थीसिया के और बगैर आपकी जिस्म के जिस हिस्से को आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको सुन किए बगैर। ये वीडियोज़ और पिक्चर्स हरमीत जब हम तक पहुँचती हैं तो यकीनन वो दिल दहला देती हैं। ऐसी बेशुमार वीडियोज़ जिसमें एक बच्चा घूमता हुआ उन जनाजों में से सिर्फ अपने बाप के जनाजे को तलाश करता है। कुछ ऐसे हमें जनाजे भी नजर आए जिन्होंने कलमा शहादत उठाते वक्त जब ये उंगली उठाई तो वो उंगली वैसे की वैसी ही रही। और एक वीडियो जिसने हम सबको रोने पे और हर आंख को अश्कबार कर दिया वो ये कि एक बच्चा जो है ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और वो तलावत कुरान पाक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेशन बग़ैर एनेस्थीसिया किया गया है, उसका ऑपरेशन बग़ैर उसके जिस्म के उस हिस्से को सुन किए बगैर किया गया है। तो इस तरह की वीडियोस जब हमारे सामने आती हैं, हमें मौसूल होती हैं तो यकीनन उसको आपने भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा और हम भी उसी का तस्करा कर रहे हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं। हरमीत इस वीडियो में ना उस बच्चे की हिम्मत को सलाम जो इस वक्त इतनी शदीद तकलीफ में और अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे स्टिचेस लग रहे हैं तो मेरे सामने तो जो मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं और कल मैंने देखा कि एक डॉक्टर एक बच्चे को जैसे उठा रहा है और फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी लाशें इस तरह हैं कि सर नहीं, सर गायब है तो सिर्फ बॉडी पड़ी है, किसी का हाथ है तो किसी की टांग है। आपने दुरुस्त फरमाया कि यकीनन वो तस्वीर जो हम देख रहे हैं और ख़ासकर बच्चे जो टारगेट हो रहे हैं जिसमें और जो लाशें यानी इस
तरह नहीं कि एक अंबार आपके सामने लाशों का लगा है, लेकिन फिर भी वही बात कि मैं जब देख रहा हूँ आसपास यही लोग, यही इंसानी हकूक की तंजीमें, सोशल मीडिया तक पाबंदी लग गई कि अगर आप उनके हवाले से हक में ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी आप अंदाजा लगा लें कि ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया में भाषण देते हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों के हवाले से इनके प्रचार होते हैं, लेकिन जब मामला अपने पे आता है और दूसरों के बच्चों को जिस तरह बेदर्दी से ये शहीद करते हैं, तब फिर इनकी आंखें भी बंद, इनका मुंह भी बंद, और कहीं ना कहीं अगर कोई दिखाता भी है, कोई रिपोर्ट भी करता है, तो उसका करियर भी ये लोग तबाह कर लेते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे एंकर्स ने जब इस हवाले से बात की इंटरनेशनल मीडिया में तो उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। बहुत सारे व्लॉगर जब बात करते हैं तो यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। यकीनन जो तस्वीर आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं फ़लस्तीन से। तो एक सवालिया निशान है इंसानी हकूक़ की उन तमाम तंजीमों में, आलमी बरादरी में, मुस्लिम उम्मा जो कि इस वक्त साथ खड़ी होनी चाहिए फ़लस्तीन के। अपने एंड से जो किया जाता है, जो किया जा रहा है, उसके बाद कितने इक़दाम ऐसे जिनकी करने की अब दोबारा से अशद ज़रूरत है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर हम बात करें तमाम तर सूरत हाल जिस पर गज़ा में क़यामत बर्पा की गई है, इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है, रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और तादाद जो है वो दिन ब दिन बच्चों की खास तौर पर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अस्पतालों को टारगेट करने के बाद आप समझते हैं कि ईरान और दीगर अरब ममालिक की जानिब से इनिशिएटिव तो लिया गया है, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे इक़दाम ऐसे जो कि करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं वो क्या इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर करने चाहिए? देखिए, इंसानी अलमिया एक जन्म लहर है और अब तक 5000 से ज्यादा फलस्तीनी वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 2500 बच्चों की तादाद है, 1000 खवातीन है और बाकी जो है मर्द हजरात। तो एक किस्म का जो रिहायशी बिल्डिंग्स को उन्होंने निशाना बनाया, अस्पतालों का निशाना बनाया, तो उस वजह से इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सही मानों में जो वेस्ट और ईस्ट की एक लड़ाई, जो साउथ की नॉर्थ की जो एक लड़ाई है, वो उसकी वो शेप बनती चली जा रही है और माइट इज राइट या रियलिस्ट पैराडाइम जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है वो सही मानों में उजागर होकर सामने आए। अमेरिकन हो गए, उनके लाइक माइंडेड स्टेट्स हो गए, यूरोपियन यूनियन होगी, एक तरफ खड़े हैं, जबकि मुस्लिम उम्मा जो है वो फलस्तीनियों के साथ बज़ाहिर तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि यूएई ने कल बिल्कुल जाके फलस्तीन उनके साथ, इसराइलियों के साथ खड़े होके उनके साथ पोजीशन ली है अब्राहम अकॉर्ड के तहत, तो वो एक लम्हा फिक्री है। 18 अक्टूबर को अभी ओआईसी की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक समिट जो बुलानी चाहिए थी हेड ऑफ स्टेट के ऊपर, हेड ऑफ स्टेट के बजाय उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को तरजीह दी, और तकरीबन एक हफ्ते बाद, तो 8 से 10 दिन के बाद अगर आप साहब अगर हम देखें सारी सूरत हाल को, जिस तरह अरब ममालिक हैं, दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, तकरीबन ये 55 ममालिक ऐसे बनते हैं, इससे ज़ायद या कम होंगे। अभी तक हमने देखा है कि सर एक तरफ दो ममालिक खुल के सामने आ रहे हैं, अमेरिका की बात की, इजराइल की बात की जाए, लेकिन उनको कायल करना, हत्ता कि अब जो इमदादी सामान है वो भी रोका गया है उस पर भी, हालांकि हमने देखा है कि टर्की हो गया, अरब ममालिक हो गए, बड़े क्लोज हैं इसराइल के, फिर अमेरिका के बड़े क्लोज है, उसके बावजूद इनको ना कायल करना, इनकी आप नहीं समझते कि खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो खारजा पॉलिसी मुसलमान मुल्कों की है वो बिल्कुल भी उससे कमसरेट नहीं करी जो कि फलस्तीनियों की जरूरत है। जॉर्डन ने एक पोजीशन जरूर ली है कि जैसे भी प्रेसिडेंट बाइडन वहाँ पे आ रहे थे, इसमें इजिप्ट के सदर सीसी आ रहे थे, अब्बास साहब आ रहे थे फलस्तीन के, तो उन्होंने समिट को कैंसिल कर दिया जब उन्होंने उसके फलस्तीन में उन्होंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। इसी तरह ईरान एक जरूर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए कि जैसे ही इन्होंने कोई ग्राउंड इन्वेजन की अगर इसकी गाजा की, तो वो अपने जो है वो तमाम मिलिट्री ऑप्शंस को बरकरार लाएगा। सऊदी अरब ने भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, लेकिन चूंकि अभी वो शायद इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था या उसके साथ सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने जा रहा था, तो इसलिए हमास ने उससे भी उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है। तो इसलिए हमास को भी शायद अपने बलबोते के ऊपर ये अटैक करना पड़ा, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और बहरीन जिस तरह से उनका साइड ले रहे थे, उनको मेरे ख्याल अपने बलबोते पे ये सब कुछ करना था। तो अनफॉर्चुनेटली एक मुस्लिम दुनिया में डिवीजन जरूर है। पाकिस्तान ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, लेकिन जिस तरह से दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है शायद उस तरह से हम
इस कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर अपनी वीक इकोनॉमी की वजह से शायद अब तक उस तरह की चीज नहीं कर सके। मिलिटरी तो शायद ऑप्शन नहीं है सर। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, ईरान मुस्लिम ममालिक में शायद वाहिद मुल्क है जो जिनको मैं बड़े करीब से देख रहा हूं, जो बड़ा खुल के स्टैंड ले रहा है इस वक्त जिस सूरत हाल में अगर हम देखें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसराइल समेत अमेरिका भी सरेआम उसको ही धमकी दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो ईरान भी कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता है और ये जंग जो है ये तूल पकड़ेगी तो इसके क्या इस खित्ते पे, मशरिक़ वस्ता पे और खासकर इन इलाकों पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, नेतन्याहू ने 23 सितंबर को 2022 को जब यूएनजी के प्लेटफॉर्म से नए मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया था, उस नए मिडिल ईस्ट के नक्शे के अंदर उन्होंने तमाम जो अरब ममालिक है, लेफ्ट जो शिया क्रिश्चियन बनती है, यमन, इराक, ईरान, ऊपर सीरिया, इनको छोड़ के उसने सब ग्रीन दिखाया था और अपना जो इसराइल था उसको कम्प्लीटली वाइट दिखाया था, जिसमें गोलान हाइट्स, गजा की पट्टी और आपके दूसरा जो आपकी जो जहाँ पे फलस्तीनी बसते हैं वो तमाम उसको जीरो करके दिखाया था। और जब ये जंग छिड़ी थी हमास ने तो फलस्तीन के जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उन्होंने कहा था कि हम ये प्रोलॉन्ग वॉर होगी, प्रोटेक्टेड होगी। और इसका मतलब यही था कि ये जो ईरान है शायद उसको भी एंगेज करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं कि उनको दो ही मुल्कों से खतरा है, एक ईरान से और एक पाकिस्तान से। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो किसी अभी इकोनॉमी वीक होने की वजह से उस तरह से नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो आपने देखा हुआ कि यहाँ पे एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर। हमने देखा कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान ममालिक थे, खासकर अरब ममालिक थे, उन्होंने एक फौज तश्कील दी। उसमें हमारे साबिक आर्मी चीफ राइल शरीफ साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं। वो हमें कहीं नजर नहीं आती। क्या ये फौज सिर्फ अपने लबनान और दीगर इलाकों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है? कहीं ना कहीं ये जो मजलूम तबका है फलस्तीन, जिस पर जुल्म हो रहा है, दिन दिहाड़े जुल्म हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सिर्फ तमाशाई बन के बैठे होंगे सर? देखिए, अरब ममालिक की अपनी अफवाज हैं तो सही, जरूर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इवन सऊदी अरब को देखें तो पाकिस्तान को अपनी मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हालात से हमारे पूरे एक डिवीजन वहाँ मौजूद है। दूसरे ममालिक की भी जो अरब ममालिक है उनकी जो फौजें वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उन्होंने एक सेरेमोनियल काइंड ऑफ अलायंस जरूर बनाया था। शायद वो नेटो पैटर्न के ऊपर शायद जाना चाहते थे। राइल शरीफ साहब उसे कमांड भी कर रहे हैं, लेकिन राइल शरीफ साहब वो अपने डिसीजन मेकिंग के उस लेवल पे नहीं है। उसमें जाहिर है ऑफकोर्स सऊदी अरब उसमें लीड करता है। तो एक सेरेमोनियल फौज होने का उसका सिर्फ एक हैसियत है जो फलस्तीन में जाके या उनके इसराइलियों के खिलाफ जाके लड़ सके। शायद मेरे ख्याल ये अरबों की पॉलिसी भी नहीं है। तो सेरेमोनियल एक लिहाज से फौज बनाई गई थी, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। और टूथलेस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आप इसराइल को जानते हैं कि उनके पास एक न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और फिर आप पूरी सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन और स्पेशली अमेरिकन की। तो उसको तो आप माइट इज राइट वाली बात है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, खुल के मुखालफत करने का ही ये वक्त है और जो ममालिक खुल के हिमायत या मुखालफत कर रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है और इस बात की अशद ज़रूरत है हमें कि ये चीज़ क्लियर होकर हमारे सामने आए, ताकि इसके बाद हमें भी इस बात का अंदाज़ा हो सके कि पूरी दुनिया से हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की मदद के लिए कौन सामने खड़ा होगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हम हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पॉलिटिकल सिनेरियोज में अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला है वहाँ के रहनुमा और कारकुनान को, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को साइफर केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद आज वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एहतसाब अदालत के रूबरू यानी उनके सामने पेश होंगे। तो उनको रिलीफ मिलेगा या फिर वो सीधा जेल जाएंगे, ये देखना आज बाकी है। इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। लेकिन जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। सैयद अनवारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कमेंट कीजिएगा सबसे पहले इस चीज़ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल जो है वो कल आदम करार दिया है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 5 टोटली लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया और ये मुत्तफिका फैसला है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अलबत्ता जो आर्मी एक्ट की कुछ दफात भी कल अदम करार दी गई हैं, वो 4-1 के हवाले से फैसला आया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी राय महफूज की है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर दरख्वास्त गुजारों ने इस हवाले से एतजाज़ ऐसा साहब जो पाकिस्तान के मारूफ वकील हैं, उन्होंने भी पिटिशन की थी और दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सामने आया है।
अब इसमें कैच ये है कि बिल्कुल 102 103 के करीब अफराद के फौजी ट्रायल हो रहा था। इस फैसले के बाद उनके फौजी ट्रायल को भी खत्म करके सुप्रीम कोर्ट के जो पाकिस्तान की एपिक्स कोर्ट है उनकी अहकामात हैं कि अब ये जो मुकदमात हैं ये फौजदारी अदालतों में चलाया जाए, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स में इनके मुकदमात चलाए जाए। असल कैच ये है सर अगर हम देखें नजरसानी की जाएगी। जी हरमीत सर अगर हम देखें ये जो फैसला आया हुआ है, हमने माजी में भी देखा है कि आपको याद होगा कि चाहे वो 1977 का मामला अगर हम देखें, फिर अगर हम देखें बहुत सारे केसेस 98 भी मामला सामने आया, नवाज शरीफ साहब ने कराची में जो है फौजदारी के अदालतें कायम की। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो होगा एस्टैब्लिशमेंट या अदालत के दरमियान, अदलिया के दरमियान, क्या दोबारा कोई फासले बढ़ेंगे और क्या ये फैसला बरकरार रख पाने में अदालत कामयाब हो जाएगी? हरमीत, ये जो आपने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है। आपके इल्म में होगा कि जब ये 9 और 10 मई के वाकयात हुए उसके बाद बहुत आला सतही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फॉर्मेशन कमांडर्स भी मौजूद थे GHQ में, और उसमें ये बात मुत्तफिका तौर पे वहां से सामने आई थी। अकॉर्डिंग टू ISP प्रेस रिलीज के आर्मी की जानिब से कहा गया है कि इनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलाया जाए। और उस वक्त की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की PDM गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इंडोर्स किया और ये फिर मुकदमात फौजी अदालतों में शुरू हुए। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि इस हवाले से नजरसानी की दरखास्त आएगी। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू की पिटीशन दायर की जा सकती है, फुल कोर्ट भी हो सकता है या 5 रुकनी से बड़ा बेंच तश्कील दिया जा सकता है। और इस हवाले से अब ये देखना ज़रूरत अदालत उस्मा का किरदार होगा कि क्या वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं या बरकरार रखते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी फुल कोर्ट का फैसला आया था, 10-5 पे उसको अपहोल्ड किया गया। लेकिन आपको याद होगा कि 8-7 से जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बात की गई थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, यानी कि सर आपने रिव्यू की बात की, तो अगर हम देखें गवर्नमेंट के पास ऑप्शन भी है रिव्यू के लिए, पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मीडिया में जिस तरह चीजें चल रही है कि कहीं ना कहीं इस बेंच को जोड़ा जा रहा है बंदियाल साहब के साथ, और फिर अब आप क्या देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बिल्कुल साइड लाइन पे रहे, लेकिन जो रिव्यू में अगर गवर्नमेंट जाएगी तो आपको नहीं लगता कि काजी साहब के लिए कोई मुश्किलात होंगी इस फैसले पर, क्योंकि फैसला जिस तरह खुल क्या है, आपने माजी में इसकी मिसालें देखी हैं सर? बिल्कुल, आप कि जो आपने पहले नुक्ता उठाया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, तो ये जो 5 रुकनी बेंच है इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी के अलावा जो 4 मौजूद ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जाहिर बात है वो आपके इल्म में है कि पहले ये टर्म इस्तेलाह इस्तेमाल होती हम ख्याल बेंच, तो ये बेंच उन पे ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जजेस उसी बेंट ऑफ माइंड के हैं जो हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं। हम किसी पे जजेस के कंडक्ट और पे या उनके डिसीजन पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन उनके कंडक्ट पे एस्पर्शंस कास्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर ये रिव्यू में जाता है और वो इससे बड़ा बेंच तश्कील देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, जजेस की अपनी राय होती है, जजेस के फैसले जो हैं वो अपहोल्ड भी करार दिए जाते हैं, जजेस के फैसले जो हैं उन पे रिव्यू में उनके मुखालिफ भी फैसला आ सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या निगरान हुकूमत या विफाक अटॉर्नी जनरल इस हवाले से रिव्यू पिटीशन में जाते हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं और आप मुखातिब हैं तो लॉ ऑफ द लैंड ये है कि जो सिविलियंस के फौजी ट्रायल हैं वो कलअदम करार दिए गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ पर कमेंट कीजिएगा कि अगर हम अदालती इन्हीं फैसलों की बात करें तो आपको पता है कि इन तमाम तर फैसलों पे आज जो है एक और अहम फैसला आना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होना है, और सारा सिनेरियो जो है इस पर अगर हम थोड़ा बैक एंड पे जाएँ तो आपको पता है कि मरियम नवाज को या फिर जो कैप्टन है उनको ऑलरेडी रिलीफ मिला हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग की तैयारी बिल्कुल पूरी है, या हो सकता है कि आज वो रिलीफ ना मिलने पर जेल चले जाएँ? कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है इस चीज़ की? बज़ाहिर तो इस पे बज़ाहिर तो प्री जज नहीं किया जा सकता कि अदालत क्या फैसला करेगी या क्या एक्ट लेगी, लेकिन नजर जो करीने कयास यही है कि नवाज शरीफ साहब पे नॉन कंप्लायंस की वजह से ये सजा जो है वो दे दी गई थी। आपने बिल्कुल सही कहा, एवनफील्ड केस में मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब जो उनके शौहर हैं उनको रिलीफ मिल चुका है। तो उम्मीद तो यही है कि नवाज शरीफ साहब को जैसे अदालत ने कहा कि 2:30 बजे के बाद वो समातें होंगी, तो शाखाना केस में भी उनकी पेशी है। तो लग तो यही रहा है जैसे उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिली आज तक कि आज वो सरेंडर करेंगे अपने आप को अदालत आलिया के सामने। तो लग तो यही रहा है कि इन सारे फैसलों के बाद एक और चीज जो हमने देखी
जी जी जी, 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 जो जी। हमने देखी सर, जिस वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ साहब लैंड कर गए, फिर वहां पे हाई कमीशन ने जिस तरह उनको सी ऑफ किया, अब अगर हम देखें इसाक डार साहब को भी कल बरी कर जी। दिया गया है सर, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्यों अल अजीजिया की अगर बात की जाए, एवन फील्ड की बात की जाए, इसमें 10 और 7 साल की सजाएं नवाज शरीफ साहब को दी गई हैं, तो ऐसे में भी आपको लगता है कि यहां से भी रिलीफ होगा सर? सजाएं मुअत्तल हो जाएगी। देखिए एवन फील्ड में कतकलाइन माजरत, एवन फील्ड में तो मैंने जैसे कहा मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिलीफ मिल चुका है, मुकदमे उनके खिलाफ खत्म हो बिल्कुल चुके हैं, मिल तो चुका है। वहां तो नवाज शरीफ साहब को लाइवलीहुड यही है कि उनको भी, चूंकि वो नॉन कंप्लायंस कर रहे थे इसलिए उनकी सजा बरकरार थी, वो अदम पैरवी की वजह से। अब वो दोबारा से उन्होंने जी। एप्लीकेशन दी है कि वो अपील्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, खराबी सेहत का जो उन्होंने उज़र पेश किया था, अब वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से सुनवाई उनकी चाह रहा हूं। तो लगता तो ऐसे यही है कि एमन फील्ड में चूंकि ऑलरेडी जो 2 को एक्यूज थे, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, उन्हें रिलीफ मिल चुका है। नवाज शरीफ को गालिबन इसमें शायद रिलीफ मिले। अल अजीजिया के हवाले से जाहिर बात है अब केस की प्रोसीडिंग्स है, लेकिन जो आपने प्रोटोकॉल की बात की वो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नवाज शरीफ साहब की जिस तरह वापसी हुई, जिस तरह उनको प्रोटेक्टिव बेल आज तक की मिली, जैसे उनके बायोमेट्रिक्स हुए, फिर लाहौर में वो गए, 4 साल से पाकिस्तान नहीं आए थे, खराबी सेहत की वजह से 4 साल बाद पाकिस्तान आए। उससे पहले उनका जो स्टेटस था वो इस वक्त भी वो कॉन्विक्ट है एज वी स्पीक, मतलब के कानूनी जबान में वो कॉन्विक्ट है, एब्सकॉन्डर हैं। अब देखना ये है कि अदालत आलिया या जो एहतसाब अदालतें हैं, अदालत की जानिब से, सॉरी फॉर द leniency इंटरप्शन, लेकिन अदालत की जानिब से सारे फैसले जो आ रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक फैसला आपको पता है कि इंतखाबात का भी हो गया है, होने वाला है, हो जाएगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, लेकिन ऑल दो कोई तारीख अभी तक हमारे पास नहीं है, किसी सियासी जमात के पास नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है इस सारी सूरत हाल पर कहते हैं कि तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो हमने जलसा जुलूस करते हुए नून लीग को देखा, जो मजमा और जम्मे गफीर उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एक कन्वेंशन यहाँ पर नहीं हो पाती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं मिलती, बहुत सारे वेन्यूज़ को वो क्लियर नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि जो उनका गिला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये बजाय बिल्कुल ठीक है? देखें बिलावल भुट्टो, आज खुर्शीद शाह साहब की भी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की, पहले पीपल्स पार्टी को ले लेते हैं। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो भी पंजाब में अपना जो पॉलिटिकल मसल है उसको शो करें। जहां तक कन्वेंशन की बात है वो पीटीआई पे हम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो किला है ये मेरी इसलिए समझ से बाला है कि मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वजीर आला पंजाब हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से ये नाम दिया गया था, इफ आई रिकॉल, और पीटीआई की जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्री किया था इस पे, बल्कि एग्री नहीं हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन नाम सजेस्टेड जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था। तो मोहसिन नकवी साहब तो उसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए काबिल कबूल होने चाहिए। एज फॉर एज आई नो, पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल हमेशा से टर्फ रही है। आपके इल्म में है कि 2018 के इलेक्शन में भी पीएमएलएन के हालात इतने मुवाफिक नहीं थे सियासी तौर पे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा नशिस्तें ली थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और पीपल्स पार्टी की 2 या 3 नशिस्तें थी कौमी सतह पे, और सूबाई सतह पे भी गालिबन 5 या 6 थी, और वो भी मखसूस पॉकेट्स हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में नहीं मिल रही, तो ये थोड़ी समझ से बाला होनी चाहिए। वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे सिंध में जलसा कर लेते हैं, पंजाब में लाहौर में आके करें। पीटीआई की जहां तक ताल्लुक है, पीटीआई का ऑब्वियसली ये किला जो है वो उसमें कोई ना कोई सर आपको क्या लगता है कि कल हमने देखा कि फर्द जुर्म भी आयद की गई है खान साहब पे और शामिद कुरैशी साहब पे, तो क्या कहीं ना कहीं बड़ी अदालतों में कोई रिलीफ मिलने के आपको लगता है कि कोई इम्कानात हैं? देखिए इस वक्त जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत है उसमें तो चेयरमैन पीटीआई और शामिद कुरैशी साहब पे फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब वो मुकदमा चलेगा, उसको चैलेंज भी कर दिया है जो जेल ट्रायल हो रही है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकला ने। तो अब ये देखना है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उस हवाले से, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की भी बात की, चेयरमैन पीटीआई की वकला की टीम और प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो मामला सामने आ रहे हैं, बिलखसूस आजम खान साहब की गवाही, मुझे तो साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई नायल होते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे चल के उनके पास राइट ऑफ अपील है, बिल्कुल जाहिर बात है ये तो स्पेशल कोर्ट है, उसमें हाई कोर्ट का फोरम भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, वो कबल अज़्ज़त है कहना। लेकिन इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है, उस्मान डार साहब बाहर आ रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं 9 मई के हवाले से, सदाकत अब्बासी साहब जो बयान दे रहे हैं, फरूख हबीब साहब जो बयान दे रहे हैं, आजम खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान सामने आया है, तो लग तो ऐसे मालूम हो रहा है कि साइफर के हवाले से जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस है वो काफी तगड़ा है। अब इस में नतीजा क्या निकलता है, फैसला क्या आता है, उस हवाले से हम जज नहीं कर सकते। रिलीफ के 2 ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन ये केस इस वक्त सबसे ज्यादा उनके सियासी मैदान में शिरकत, बिलखसूस इलेक्शन 2024 में जो ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में, तारीख नहीं दी, आखिरी हफ्ता दिया जनवरी का,
उसमें जो इम्कानात हैं वो तो काफी मादूम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सैयद अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल व्यूज़ और कमेंट जो आपने दिए। लेकिन हरमीत नज़र यही आ रहा है कि इंतखाबात से पहले जो है वो इमरान खान के खिलाफ एक और फैसला जो है उसका फैसला आ जाएगा, एक और केस जो है उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन इंतखाबात फिर भी क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार करते हैं ये देखना भी बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है दूसरे घंटे में आज हमने पूरा घंटा सिर्फ बात करनी है एक चीज़ के बारे में। अगर पाकिस्तान में बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली शादी के महीने होते हैं। मतलब इतनी शादियां होती हैं बैक टू बैक। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली हरमीत एक शादी की बात करूँ ना, तो उस घर में आपको पता है कितनी हैपनिंग होती है। और अगर हम अपनी पुरानी शादियों की बात करें तो क्या ही वो खूबसूरत समा होता था जहाँ पे हर किसी को एक टास्क दिया जाता था और इतने काम करने के बावजूद कि आपने डेकोर करना है, आपने केटरिंग देखनी है, आपने खाना देखना है, आपने दुल्हन के कामों को देखना है, आपने दूल्हे के कामों को देखना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होता है जो कि हमेशा रह जाता है और वो लास्ट मोमेंट पे रह जाता है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ तो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हमारे शादी के ट्रेंड्स। अब हमारा मेन फोकस क्या होता है शादी को लेके कि परफेक्ट शादी होनी चाहिए। ओ माय गॉड, ये सिर्फ एक लफ्ज जो है ना परफेक्ट सोहा, शादी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है ना, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई उसके साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। मैं तो इन इलाकों की बात करूं तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक रिवाज हुआ करता था और ये था कि भाई अगर शादी, आजकल हम कार्ड पे कितने खर्चे करें, लेकिन उस वक्त क्या करते थे, साबुन के 3-4 टुकड़े बना के और वो घर वालों को दे देते थे कि भाई हाँ आपने आना है तो कपड़े साफ सुथरे करके आपने आना है। बस का मतलब यही होता था। और फिर आपने बात की कि हाँ पूरा सिस्टम एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता था, भाई बिसरे मंजे ये सारा कुछ आपने करना है, दूसरे को मेहमानों को कहाँ आपने पहुंचाना, ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से होती थी। आज अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें मॉडर्न तरीके से आ गई हैं। मैं कह रही हूँ शादी के डायनामिक्स ही चेंज हो गए ना। आपके टारगेट्स क्या होते हैं? पहली, डेस्टिनेशन शादी होनी चाहिए। दूसरा, आपका फोटोग्राफर वीडियोग्राफर इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी शादी वायरल हो। वेन्यू ऐसा होना चाहिए जैसे किसी का है ही नहीं। लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इस काम पर बहुत फोकस करते हैं। कोई ऐसा आइडिया लॉन्च किया जाए जिससे आप वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर लॉन्च कर सकें। जो हम आपको ऑन स्क्रीन शादियां दिखा रहे हैं, इस शादी में किसी को कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती थी, दुल्हन आप पे ही आ रही है, आप पे ही जा रही है, ऑल दैट, इस तरह की चीजें आप देखते हैं। बट ऑल दो ये शादियां हमारी खूबसूरत है, हमारी वैल्यूज और नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन आजकल की शादियां जो है उसमें हमारे टारगेट्स इंटायरली चेंज हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इस चीज पे कि अगर आपने एक शादी की पूरी हैसल को एक कंपनी को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपकी पूरी शादी को अरेंज करते हैं A to Z। तो अब आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपने तैयार होकर शादी पर जाना है। तो ऐसे कौन से इवेंट प्लानर हैं जो कि आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं? ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है दाऊद अहमदी ने कहते हैं ये इवेंट प्लानर है, अपनी कंपनी को ऑन करते हैं, कैटेस्ट्रेशन उससे कहते हैं। आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद, गुड टू सी यू। और चूंकि अब मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ, जो पुरानी शादियों को हमने काफ़ी रिकॉल कर लिया, मैंने काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन दिया ताकि मैं याद कर सकूं और अपनी पब्लिक को याद कराऊं कि शादियां कैसी होती थी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आज की शादी। अब आज की शादी पे चूंकि आपका ये प्लान है कि वन स्टॉप सोल्यूशन, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इवेंट प्लानर जो सारा कुछ करके आपको दे, हाउ यू लॉन्च दिस आइडिया और क्या क्या सर्विसेज होती हैं उसमें? देखिए, एक तो इस प्लेटफॉर्म के पीछे एक मेन आइडिया जो था वो यही था कि लोगों को अपने इवेंट्स प्लान करने में, जो हमारी देसी फैमिलीज़ हैं, जो हमारा एक कल्चर है कि भाई एक बहुत बड़ी फैमिली है और भाई तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है, सबके ज़िम्मे एक काम है, सबके ज़िम्मे एक काम होता है। अब इस प्रोसेस को उनको आगे कैरी ऑन करते हुए 6-6 महीने लग जाते हैं, 5-5 महीने लग जाते हैं। तो एक आइडिया ये था कि यार इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान। और बजाय के लोग अपने इतने टाइम कंज्यूमिंग तरीके से करें इवेंट्स, हम क्यों ना उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं और वो एक प्लेटफॉर्म हो डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने फोटोग्राफर्स बुक करें, अपने केटरर्स बुक करें, अपनी डीजे, लाइट्स, इवन कवाल, अच्छा, आजकल आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी कर सकें, हर एक चीज देनी है, एवरी पार्ट ऑफ योर इवेंट एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है, मेन आइडिया इसका ये था। अच्छा, व्हेन कस्टमर्स कम अप टू यू गाइस, योर कंपनी टू, और इवेंट प्लानर जो होते हैं, आजकल के कस्टमर्स की क्या डिमांड्स होती हैं शादी को लेके? मेन फोकस क्या होता है दुल्हा और दुल्हन का, और अब तो उनकी फैमिलीज का भी? मेन फोकस तो देखें, डिकोर के ट्रेंड्स बड़े चेंज हो गए, बहुत चेंज हो गए हैं। अब डिकोर लोग डिमांड करते हैं कि भाई इस एक्ट्रेस की फॉर एग्जांपल
इंडिया में एक एक्ट्रेस है, उसकी ये शादी सैंपल दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम दिखा रहे हैं ऑन रेफरेंस स्क्रीन। चाहिए, फोन पे वो अपना एक दिखा देते हैं रेफरेंस पिक्चर। और फॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह के वेंडर्स भी हैं जो माशाल्लाह से उस तरह उसको बिल्कुल रेप्लिकेट कर भी देते हैं ऑन ग्राउंड। हाँ, और इतनी कैपेबल है। अच्छा, वैसे इतने अभी ऑन स्क्रीन capable हम हैं। जो दिखा रहे हैं ना दाऊद, वो हम यही दिखा रहे हैं कि मॉडर्न शादियां कैसी होती जी, हैं। जी। हरमीत, वी गॉट दिस फ्रॉम वेस्ट ना, मतलब वेस्ट का कल्चर ऐसा था कि वहाँ पे परफेक्ट शादी का एक कॉन्सेप्ट था और वो बड़ी आराम से हमने ड्राइव कर लिया अपने मुल्क में। आप देखिए शादियाँ जब होती है तो उसका वेन्यू कितना परफेक्ट होता है, वेन्यू के साथ साथ डेकोर बहुत परफेक्ट होता है। तो आप क्या समझते हैं कि शादियाँ खासतौर पर पाकिस्तान में अब एक मसला बन गई है, एक परेशान कर देती देखिए जी, एक बात तो है सुहा, जैसे जैसे वक्त बदलता है चीजें भी बदलती हैं और चीजें बदलती हैं, सोच भी बदलती है। आज अगर हम देखें, पहले दूल्हा जो है बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा है कि दूल्हा जो है 2-3 दिन तक घर से गायब होता था, फिर उसको पता चलता कि शादी हो गई है। सो अब ये रीत रिवाज काफी बदल रहे हैं और फिर आपने देखा होगा कि दुल्हन शर्माते शर्माते पहुंचती थी स्टेज, 2-3 ने पकड़ा होता। आजकल की खवातीन यानी दूल्हा दुल्हन को देखें तो भैया वो दुल्हन उससे पहले पहुंच होती थी। जी आपकी तरफ आएंगे, डिमांड जिस तरह आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड को देख के, रणबीर सिंह को देख के, हरमीत सिंह को देख के ये लोग जिस तरह चीजें देख रहे हैं कर रहे हैं ना, मैंने वैसे अपना नाम ऐड कर दिया। तो सर ऐसे में क्या लगता है कि दूल्हा दुल्हन की क्या क्या डिमांड होती है वैसे, कि रील ऐसी होनी चाहिए? दूल्हा दुल्हन आजकल तो माशाल्लाह डिमांड्स उनकी ऐसे हैं कि उनकी ड्रेसेस जो हैं वो डेकोर की एम्बियंस के साथ मैच करनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल एक दुल्हन है, वो कह रही है शी हैज़ अ रेड ड्रेस और उसके साथ उसको मैचिंग फ्लावर्स चाहिए पिंकी पीच कलर में। सो दे डिमांड कंट्रास्ट इन ईच एंड एवरीथिंग, मतलब डेकोर के साथ उनका सूट कंट्रास्ट कर रहा हो। मेजर उनकी जो डिमांड्स हैं दुल्हा दुल्हन की वो आजकल यही है। अच्छा, उसके वो बाद हर एक चीज़ को अपने साथ रिलेट करना चाहते अच्छा, अगर रिलेट करने की हम बात करें, अब दुल्हा दुल्हन के अलावा हरमीत पाजी, आपको पता है शादी पे जो आपके सारे रिश्तेदार होते हैं ना, या आपकी फैमिली के क्लोज रिलेशंस जो होते हैं, उनकी भी बड़ी डिमांड्स होती है ना। अगर मैं डांस परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो मेरे ख्याल से बाकायदा शादी पे अगर एक डांस फ्लोर नहीं होता तो वो शादी अब पाकिस्तान में इनकम्प्लीट होती है। अब ऐसे बहुत सारी वीडियोज हमारे सामने भी आती हैं। अब मौका अच्छा, शादी की बात हो रही है तो इसी मुनासबत से हमें एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कि उसको भी प्रोग्राम किसी से में चला देते हैं कि वो डांस इतना मेन फोकस हो गया शादी का कि आपके अब्बा अगर रो भी रहे हैं तो आप अब्बा को होल्ड कर लें कि अब्बा 2 मिनट के लिए रुक जाए प्लीज, लेट मी कंप्लीट माय स्टेप्स ना, उसके बाद फिर हम रोना कंटिन्यू करेंगे। जस्ट हैव अ लुक कि ये वीडियो कैसी है, मजा आएगा आपको देखने का। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस शादी डिस्कशन, ये वीडियो हमने ज़रा लाइटर नोट पे इसलिए चला दिया प्रोग्राम में क्योंकि ये वीडियो लोग जिस तरह से इस पे रिएक्शंस दे रहे हैं, जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में लोग बड़े मजे मजे के रिएक्शन आ रहे हैं। वैसे तो अगर आप देखें ना कि देखो पापा की जो परी है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे पापा की परियां बहुत होती हैं, तो पापा का परा जो है वो भी हमने देखे हैं, लेकिन ऐसे में आप देखें कि वो कह रही है पापा जी रोना छड़ दे, मैंने डांस की प्रैक्टिस की थी है। तो वो बड़ा मजे मजे के कमेंट्स में देख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि भाई हाँ होना चाहिए, भाई इसने प्रैक्टिस की और रोना हरमीत, अगर हम डांस की बात करें तो एक और चीज़ मुझे याद आई, दाऊद आपसे पूछनी है मैंने। सर जो आप सर्विसेज देते हैं कैटेस्ट्रिशियंस के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसमें एक बड़ा मेन फोकस जैसे इस शादी का हमने दिखाया ना, वो है डांस परफॉर्मेंस। उसके लिए आपको पता है कोरियोग्राफर भी हायर किया जाता है, वो दिखाता है। इस तरह की सर्विसेज भी शामिल हैं? हम इन फ्यूचर इसको मजीद सेक्टर्स में एक्सपैंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली कोरियोग्राफर्स भी हैं, फिर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, सैलून्स भी हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि अब बाकी आपको कोई किसी चीज़ या किसी वेंडर से या हमने किसी इसको टोटली हैसल फ्री बनाने का प्लान किया। अच्छा, कि भाई आप एक और 6 चीज़। महीने की जो प्लानिंग है वो आज मैक्सिमम चलो 1 वो महीने आपने नहीं करनी, वो प्लानिंग भी आपने नहीं करनी, वो कंपनी के एम्प्लॉयज ने करनी है। जी हरमीत, यू वांट आस्क समथिंग? हाँ, वैसे सवाल तो जारी बात है, शादी हो रही। भाजी एक और चीज, हमने रील की बात की, हमने डांस की बात की, पापा की परी की बात की, परियों की बात की। सर ऐसे में एक और चीज जो माँ बाप को टेंशन होती है दूल्हा दुल्हा की और दुल्हन की, वो एक होती है कि खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। अब एक और चीज हमने देखी है कि भाई खाना खाने के बाद भी हम कहते हैं भाई खाना अच्छा नहीं था, मतलब 2 प्लेटें भी हमने मार दी, फिर भी हम कहते खाना अच्छा नहीं था। इसको आप कैसे देखते हैं, इसका मैयार कैसे चेक करते हैं? इसका मैयार एक तो हमारी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं उधर ही इवेंट पे। इवेंट से पहले इवन हमने अपनी पॉलिसी रखी है कि 15 डेज बिफोर देयर विल बी अ फूड टेस्टिंग। ओके, फूड टेस्टिंग होगी, वो क्लाइंट्स करेंगे जो गेस्ट्स हैं जिन्होंने इवेंट बुक कराया। 15 डेज के बाद एक आखिरी स्लॉट होगा विच विल बी 5 to 6 डेज बिफोर द इवेंट। उससे उनको गेस्ट्स जो होंगे, क्लाइंट्स जो होंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट क्वालिटी है, और इसीलिए हमने ये एक पॉलिसी रखी हुई है।
अच्छा, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो दाऊद, आपको पता है कि खाना इज़ अ मेन फोकस एंड मेन थिंग इन द होल शादी। खाना ही होता है जो लोग खाने के लिए आते हैं, और लोग कहते भी हैं कि हम शादी का खाना खाने के लिए जा रहे हैं। बट ऑल तो अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें उन शादियों का जो कि आपने भी देखी है और हमने भी देखी है, आप क्या समझते हैं कि आजकल जो कस्टमर्स होते हैं कहीं जाकर कोई ये डिमांड करता है कि हमें उस तरह की सिंपल शादी चाहिए, या हर किसी का फोकस यही होता है कि नहीं फैंसी शादी होनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए? आपने कभी इस तरह के कस्टमर्स आते हैं? देखिए, कहीं तरह के इस तरह के भी आते हैं और जिनको मतलब जो कंफर्टेबल नहीं होते अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए, मतलब वो कहते हैं यार हमें घर पे एक छोटा सा एक सेटअप लगा दें, घर पे ही एक वन डिश हो जाए। कहीं एक ऐसे माइंडसेट्स भी हैं जो अब तक मतलब इस ज़माने में मैं कहता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। महंगाई भी है और जो चीजें हम देख रहे हैं, जो डिमांड आ रही है भाई, रणवीर सिंह, कतरीना कैफ, पता नहीं कहाँ से हम नई चीजें उठाई होती है कि भाई हमने करनी है तो ऐसी करनी है। सो बहरहाल पाजी, एक और चीज, बहुत सारे लोग आते हैं सोचते हैं कि बजट जो है वो कम है, तो फिर बजट कम अगर है तो आप उसको देख के थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मुंह बना? नहीं, देखें, एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने इसको एक सिंगल क्लास को टारगेट नहीं किया। हमने हर क्लास को टारगेट किया। हमारे पास हर कैटेगरी के वेंडर्स हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि एक हमारे पास क्लाइंट आई है, उन्होंने अपनी बॉलीवुड की शादी का दिखाया रेफरेंस, तो उनका भी बजट ज़्यादा नहीं था, इट वाज नॉर्मल। लेकिन हमारे पास वेंडर्स माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे हैं जो कि बजट फ्रेंडली होते हुए इतने अच्छे सेटअप्स लगा रहे हैं। अच्छा, अगर सेटअप्स की हम बात करें, आपके ऑन बोर्ड होने की मैं बात करी, जैसे आप बता रहे थे कि अब ICSI कोरियोग्राफर्स भी, आपके सैलून्स भी और बहुत सारी ऐसी मेकअप आर्टिस्ट भी ऑन बोर्ड आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक टास्क है दाऊद। अगर हम देखें तमाम चीज़ों को वन स्टॉप सोल्यूशन पे लेके आना, एक पेज पे लेके आना, ये भी एक टारगेट है। वेंडर्स से इंटरेक्शन करना तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक हैसल वाला काम, तो वो जो आप लोगों ने ले लिया है। तो कैसे आप हर चीज़ को मैनेज करके एक जगह पर लेकर आएंगे? देखिए, एक तो हमने इस कंपनी को फॉर्म होते हुए 1 साल हो गया। मतलब हमने सॉफ्ट लॉन्च हमने किया है हार्डली 5 महीने पहले। उससे पहले 7-8 महीने हमारी इन्हीं चीज़ों पे वर्किंग रही हैं कि हम अपने वेंडर्स को इस तरह के इंसेंटिव्स दें कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, हम उनको एक ट्रस्ट वर्दी एक प्लेटफॉर्म दें। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम अपने वेंडर से 1 पेनी नहीं चार्ज कर रहे। वो कम्प्लीटली फ्री ऑन बोर्ड हो रहे हैं। एंड वी हैव माशाल्लाह 55 वेंडर्स ऑन बोर्ड विद अस फ्रॉम लाहौर। और ये सारे एक और चीज जी भाजी, एक और सवाल है ना, सवाल तो बहुत सारे, थोड़ी सी। अरे भाजी, एक और चीज, जाहिर बात है कि एक और डिमांड होती है, खासकर जब कोई खाना खाए और जिसने बड़ी बोटी उठाई हो तो वो कहते हैं मेरी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि तस्वीरें वाले भी आपके पास ही होते हैं, फोटोग्राफर आपके साथ, जी जी, इस किस्म की डिमांड भी आती है भाजी? ये तो आती तो है इस तरह। ये तो कोई भी वैसे नहीं लाइक करता कि उसकी खाना खाते हुए तस्वीर खींचे। ऑल्दो ये पुराने जमानों में बड़ी एक हम देखते थे कि मूवीज होती थी, जरूरी था कि कौन खाना खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, ये आना चाहिए। पूरा फोकस होता था कि भाई खाना खाया जा रहा है, बोतल पी जा रही है। लेकिन नहीं, इस दफा ये जो ट्रेंड अब चल रहा है ना, लोग नहीं पसंद करते इस चीज को। और फोटोग्राफर्स भी, सर्दियां भी है ना, सर्दियां भी हैं, तो ऐसे में आपने मजे मजे के पकवान बना लिए, फिर कोल्ड ड्रिंक के बाद एक बड़ा डिगार भी ले लिया। ऐसे में मीठे में क्या होता है भाजी? मीठे में क्या रखते हैं? डिमांड क्या चीज की आती है? मीठे में लोग तो जी, लाहौर है आपको पता है, पेठे का हलवा, गाजर का हलवा, दैट्स स्पिरिट। अब आपने शादियों वाली बात जो कर दी है ना, चले हम, हमारा मकसद ये है कि देखिए, हमें स्क्रीन के उस तरफ जो लोग देख रहे हैं ना, उनको बताने का मकसद ये है कि शादी एक ऐसी फेस्टिविटी है जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए और थॉरली एंजॉय करना चाहिए। तो इस हैसल में आप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारे इवेंट प्लानर्स मुख्तलिफ आइडियाज़ पे ऐसे काम कर रहे हैं कि आप उनके जिम्मे लगा दें कि आपने सब कुछ करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप फिर शादी भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, और उसके लिए दाऊद इज ऑल हियर। थैंक यू सो मच दाऊद फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। मेरे ख्याल से आपको आपकी शादी के इवेंट के प्लानिंग के लिए सोल्यूशन मिल गया होगा। तो शादी एंजॉय करनी है, बिला वजह परेशान नहीं होना, वरना आप सारी जिंदगी याद करते हैं इस टाइम को कि काश उस टाइम को मैं एंजॉय कर लेता। सो वी आर डन। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। मैंने आज कोशिश की है कि मैं इस सेगमेंट का आगाज़ अपने से ही करूं, और हमीद अगर मैं ये आप पे फिट करूं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अगर हम पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर घरों में आप देखते हैं कि माँ बाप के साथ आपका ताल्लुक और उसकी नौयत और होती है। अम्मा के साथ आप शुरू से ही फ्रेंडली होते हैं, आपका इंटरेक्टिव थोड़ा कैंडिड होता है, कैजुअल होता है। लेकिन अब्बा के साथ अगर हम बेटियों की बात करें या बच्चों की बात करें, मतलब बेटों की बात करें, तो एक शर्म का एक ऐसा पर्दा हमेशा बीच में रहता है जो रोब और दबदबे के साथ मजीद वक्त के साथ साथ गहरा होता चला जाता है। हम अगर देखें, नॉर्मली कहा जाता है कि अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खून डबल कर देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें बाप की, तो बाप का कितना अहम किरदार है एक बच्चे की ग्रोथ में। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तालीम की या हम चूज़ करने की बात करते हैं कि वो इंतखाब करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उस अहम चीज़ का कि आगे मुस्तकबिल में वो क्या बनना चाहते हैं, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है बाप का बच्चे को थपकी देना कि भी आप ये करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे एक चीज जो हमने देखी है, चाहे हम पिछले दौर की बात करें तो हमने आज भी बहुत सारे इलाकों में ये उसके एक उसूल है, एक मर्यादा है कि भाई हाँ, बाप और बेटे के दरमियान इतना बड़ा गैप होता है। और मैंने बहुत सारे बाप ऐसे वालिदैन को देखा, वालिद अगर आपके पेरेंट जितने भी हैं उनसे जब मैं मिलता हूं तो एक चीज, जब एक वक्त आता है तो फिर वो ये रोते हैं कि काश मैं अपने बेटे को गले लगाता, और बेटा भी यही खौफ की वजह से कि वो आपको अपने वालिद को गले नहीं लगाता, कहीं ना कहीं उस गैप की वजह से, तो फिर बेटा जो है वो उस शफकत से महरूम होके वो गिला शिकवा, और फिर कहीं ना कहीं ये न्यू जनरेशन तक वो चीज जाती रहती है। और वही बच्चा जो है वो जब बाप बनता है तब कहीं ना कहीं वो फासला रखता है। लेकिन बहुत सारे फैमिलीज में मैंने देखा है कि बाप जिस तरह फ्रेंडली रोल अदा करता है तो कहीं ना कहीं मस्बत चीज जो है उस बच्चे में भी नजर आती है, और कहीं ना कहीं एक हौसला, और वो बच्चा आपको काफी बोल्ड हर मामले में आपको नजर आएगा, वो एक्टिव भी होगा। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए जो गैप हमने रखा है माजी का, इसको अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस गैप को, इस फासले को कवर करने के लिए कदम जो है वो दोनों जानिब से बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मुअज़्ज़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं, और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखती हैं माहिर नफ्सियात हैं ताहिरा मालिक साहिबा, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। मुअज़्ज़र, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ को कि आपने एहतराम का एक जो ताल्लुक है उसको बरकरार रखना है, कायम रखना है, लेकिन साथ साथ मोहब्बत का इजहार भी करना है। अगर एक बाप की कैफियत को आप महसूस करें तो आप किस तरह से इसको एलैबोरेट करेंगे कि आपने बच्चे से मोहब्बत का इजहार भी करना है, लेकिन हम उस एहतराम की वजह से, उस रोब और दबदबे की वजह से हम वो मोहब्बत खुल के कर नहीं पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते। एक्चुअली अगर मैं अपने माशरे की बात करूं, जिस माशरे में हम लोग हैं, वी आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और इस कंट्री में शुरू से ही हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस रहे हैं। अगर वो पेरेंट्स की बात कर लें, आप इकोनॉमिकली बात कर लें, आप प्रोफेशनल किसी भी स्टेचर के बंदे की बात कर लें, इसी को अगर मैं पेरेंटिंग में लेके आऊँ तो जो एक बाप है कभी वो भी बच्चा था। अब जो उसके साथ हुआ आगे से वो इसको पास ऑन करेगा। आज का जो टॉपिक है इस प्रोग्राम में, या जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं उसको इस तरह एलैबोरेट करना चाहूँगा। हमारे जो बाप हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक एलीट क्लास। जो इनकी साइकोलॉजी है वो इनके अकॉर्डिंग ही रूल आउट कर रही होती है, इनके अकॉर्डिंग गवर्न करती है अपने घर के डायनामिक्स को बनाने में। क्योंकि ये हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जो फादर है वो एक यू कैन ए गार्डियन है और उसने पूरे अपने घर को लेके चलना है। लेकिन अब थोड़े से डायनामिक चेंज हो रहे हैं, 5-6 साल से थोड़े से फैमिली डायनामिक्स चेंज हुए हैं। अब मदर ने भी इसको इनिशिएट लिया है और एक गार्डियन का रोल प्ले करने की कोशिश की है। लेकिन इस सब में जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनकी अप्रिसिएशन की बात करें, उनकी मेंटल ग्रोथ की बात करें, उनके बॉडी पोस्चर्स की बात करें, या उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें, जो कि ऑब्वियसली आपके ब्रेन से ही गवर्न हो रही होती है, आपके न्यूरो साइंसेस ही इसके ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। तो एक बाप का अपने बच्चे को लेके चलना, उससे पहले बाप को खुद को समझना होगा कि अगर मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, या मैं एलीट क्लास हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से क्या होने जा रही हैं। ठीक है। एक्चुअली में जो फादर हैं आजकल के, अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ अभी बाप की बात करता हूँ, मदर को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, वो इस माशरे को कैसे देखते हैं? वो इस माशरे को एक बैटल फील्ड के तौर पे देख रहे हैं। ये जंग लगी हुई है हर जगह पे, एक वॉर जोन है, वी आर लिविंग इन अ वॉर जोन। और अभी का जो बाप जब सुबह लोअर मिडिल क्लास से बात करते हैं, फिर इसको सेग्रीगेट करता हूँ मैं दूसरे के साथ, जब वो सुबह काम से निकलता है वो तो चिंची पे बैठता है, या वो बैठ रहा है बाइक पे, पेट्रोल स्टेशन पे जा रहा है, अब उसके बैक ऑफ द माइंड उसका बेटा चल रहा है या उसकी बेटी चल रही है। वो हर चीज़ को अपने बच्चों के साथ यू कैन से कि उनको टाइड अप करता जा रहा है, और वो उन लोगों को भी साथ देख रहा है जो उनसे फाइनेंशियली स्टेबल है। तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक फेयर बैठ रहा है
कि मेरा बच्चा कल को ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। वो अपने बच्चे से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत फेयर में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना, वी आर लिविंग इन अ वॉर जोन, और ये इकोनॉमिक वॉर जोन है, ये आगे बढ़ने का वॉर जोन है, ये पैसे को लेकर इतना मारी मारा वाला जोन आ गया कि आप इसमें एक बाप ये भूल गया है कि उसकी औलाद है। अच्छा, एक और चीज़ जो Sure. भूल गए, मतलब मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस पर भी कमेंट करें, बल्कि आप करें दायरा सब इस पे, कि अगर हम एक्सप्रेसिव होने की बात करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से है कि हमारी फैमिलीज़ में इतना एक्सप्रेसिव हुआ नहीं जाता। जैसे हरमीत ने शुरू में कहा कि लेटर ऑन हमें इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि नहीं एक्सप्रेसिव हो जाना था। आप क्या समझती हैं हमने कितना इस चीज़ का और फासला तय कर लिया है कि अब जाके शायद अगर बाप नहीं भी होता तो बाप का बेटा या बेटी एक्सप्रेसिव होना शुरू हो गई हैं, उनसे इमोशंस डिग आउट करना शुरू कर दिए हैं हमने। जी, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ना, इसको मैं किसी थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये एक आप समझ लें आइडिया ऑफ लाइफ था कि बाप का रोब होता है, बाप जो है वो एक ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर है जिससे ये बात नहीं करनी है, ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। और वहीं पे आप अगर देखें दूसरी तरफ मदर का ये रोल होता था कि माँ से हर बात मनाई जाए। तो साइकोलॉजिकल टर्म में हम इसको कहते हैं कि एक इनेबलर होता है और एक प्रोवोकर होता है। इसका नुकसान क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बाप के डर से बच्चों ने बताना छोड़ दी, और फिर वो बाहर के लोगों से पता चलने लगा कि भी बच्चे ने आज ये कर दिया, वो कर दिया। बेसिक जो है वो साइको एजुकेशन की कमी नज़र आई। अब जैसे कि मीडिया ने, लोगों ने, थेरेपिस्ट ने, माहिर तलीम, जो भी जितने भी लोग इसमें रोल प्ले किया, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया कि आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली जोन बनाएं। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट जो है वो मुझे जो नेगेटिव नज़र आता है, जो मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देखती हूँ, कि फिर वो एक रिलेशन का तकद्दुस भी जो है ना ओवरलैप होता मैंने देखा है। ये लोअर मिडिल क्लास में नहीं हो रहा, लेकिन अपर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो वो जो एक रिलेशन में तकद्दुस रहना है वो कम होता जा रहा है। तो दोस्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कैरेक्टर जो एज अ फादर आपने प्ले करना है वो भूल जाए, मतलब वो एहतराम वाला रहना चाहिए। बिल्कुल। मदद साहब, एक और चीज, मदद साहब की तरफ आएंगे। मदद साहब, सोहा ने जो सवाल किया बड़े मजे का सवाल है कि अगर हम देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें हमारे दरमियान आ रही हैं, और आजकल के बच्चे को अगर आप देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक भरम जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उसको कायम रखने के लिए वो सीरियस रोल निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अपने जज्बात, अपने ख्यालात वो कोशिश करते हैं कि माँ बाप के साथ वो शेयर करें। ऐसे में ये जो झूठ का एक भरम जो कोशिश की जाती है, इसका आपको क्या लगता है कि क्या हम ये शो करने की कोशिश करते हैं और बच्चे पे, उसके एजुकेशन पे कितना फर्क पड़ता है अगर वो एक्सप्रेसिव है वो बच्चा? देखिए, अगर एक बच्चा एक्सप्रेसिव है और आप उसको स्नब कर रहे हैं, अव्वल तो जो ऐसी फैमिलीज होती हैं उनमें बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं हुआ करते हैं। ये एक्सेप्शन होती है कि आउट ऑफ नोवेयर कोई एक आध बच्चा या बच्ची एक्सप्रेसिव हों। नॉर्मली जो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उनके पेरेंट्स की तरफ से ही है, उनके घर के डायनामिक्स, उनकी जितनी फैमिली इन्वायरमेंट है उसी की तरफ से होने जा रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा आउट ऑफ नोवेयर में, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से निकल आया, ऐसा हो गया कि वो एक्सप्रेसिव है, वो रिबेलियस हो जाएगा। अगर वो एक्सप्रेसिव है और उसको घर से शटअप कॉल मिल रही है, और स्पेशली उसको शटअप कॉल मिल रही है उसके फादर से, तो वो रिबेलियस हो जाएगा। अब वो इस रिबेलियस एटीट्यूड के साथ वो क्या करेगा, वो अपने डिसीजंस को खुद अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा, जो कि आजकल अगर आप देखा जाए जितने इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनमें मोस्टली बच्चे ये इस चीज़ का शिकार हैं। उनके पेरेंट्स से उनकी साइकोलॉजिकल एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका हुआ है, और वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस वो पेरेंट्स या वो बच्चा खुद से दूर नहीं कर सकता। हमारा एक पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका हुआ है। फिर मैं वही बात करूंगा, वो जो लोअर मिडिल क्लास और एलीट क्लास है, ये जो हम देख रहे हैं कंपटीशन की वॉर जोन में लगे हुए हैं, ये किल कर देगी आने वाली जनरेशन को, कर भी रही है। एक्चुअली में अगर मैं इसको बिगर पर्सपेक्टिव में सर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल ऐसा होना चाह रहा है कि हम लोग एक जनरेशनल डिस्ट्रक्शन का शिकार होने जा रहे हैं इन फ्यूचर। उसमें ना तो कोई हमारा करिकुलम काम करेगा, जो भी हम स्कूल्स कॉलेजेस में किसी भी जगह पे पढ़ा रहे हैं, ना ही इसमें कोई सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर सकेगा। ये होने क्या जा रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही होने जा रहा है कि आपने एक दिमाग को जो फ्री ब्रेन था उसको केज किया, और इतना केज कर दिया कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस इकट्ठी हुई हैं, वो बस्ट आउट करेगा।
और वो बस्ट आउट कर भी रहा है कई स्पेसेस में और कर रहा है। अच्छा मतलब एक और चीज़ आपको पता है, मैं हमारे बारे में, बल्कि हमारी जो जनरेशन है हरमीत की और हमारे बारे में कहा जाता है कि हम वो आखिरी जनरेशन है कि अगर हम कुछ चीज़ों को सेव कर लेंगे तो शायद हम सेव करके अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सके। अदरवाइज़ आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों को देख रही है कि पुरानी वैल्यूज़ और नॉर्म्स उनको पता ही नहीं है, सिरे से नहीं पता। अच्छा, इस चीज़ को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे कि हमारे घरों में एक रवाज था, हमने जो बात अब्बा से करनी है ना वो अम्मा के थ्रू करनी है, वो हम डायरेक्ट नहीं करते। लेकिन अब जाके ये गलत बात है, आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो किस नौयत का होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उनमें हमने किस चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना है। आप किस तरह से समझते हैं कि ये सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं अपने अब्बा से, लेकिन बात करनी कैसे है? अब देखिए, अगर तो आप सिंपल बात करती हैं हमारी जनरेशन की और अभी जो जनरेशन जी चल रही है उसकी बात करते हैं और हम डिस्टॉर्ट करने जा रहे हैं या डिस्टॉर्शन हो रही है हमारे यहाँ पे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, तो मैं बड़ी माजरत चाहूँगा, यहाँ पे सोशल वैल्यूज़ को हम लोगों ने डिस्टॉर्ट किया। वो कैसे डिस्टॉर्ट किया मैं आपको इसको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ या सोशल मीडिया की बात करूँ तो हमारा जितना यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कंटेंट जो हम जैसे लोग बना रहे हैं, हमारी एज के अर्ली 30s मिड 30s के लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, वो है क्या? वो पैसा है। आपने पिछले 15 सालों में इस जनरेशन, जो भी जनरेशन जी है, इसके दिमाग में सिर्फ पैसा डाला है। Exactly. अगर इस जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इसके बाहर भी कोई बंदा खड़ा होगा ना, उसके भी दिमाग में ये फियर होगा कि कल मैंने खाना कहाँ से है। मेरे पास बेशक मेरी सैलरी 50,000 भी है और वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, अब ये फियर लेके वो घर जाता है, अपने बच्चों के सामने, बीवी के सामने थोड़ा सा एक्सप्रेस करता है और उसके बाद सब कॉन्शियसली उस बच्चे के दिमाग में ये फियर बैठ रहा है, वो स्पेस क्रिएट हो जाती है, उसके मेमोरी सेल्स में वो घुस जाती है ये बात और वो बच्चे के बारे में निकलेगी नहीं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप इसको यू कैन नॉट रीड इट आउट ना, और यू कैन से कि आप इसको एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकेंगे और एक लंबा टाइम लगेगा, जो कि ऑलरेडी डैमेज, जैसे कहते हैं ना, डैमेज इज डन। तो वो सिचुएशन हो चुकी है, बस हमारा रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जाने बात नहीं ताहिरा साहिबा, अगर आप इस चीज़ को एड्रेस करें कि साइकोलॉजी से वाले से क्या कहती है कि वक्त साथ गुजारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या समझती है कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई डे आउट होना चाहिए, कोई आपका वर्क रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आप साथ वक्त गुजारेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? लेकिन हमें वो वक्त मिलता नहीं, हम वो उस तरह से प्लानिंग ही नहीं करते कि साथ वक्त गुजारा जाए। बिल्कुल, वक्त गुजारना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग जो हैं वो बाद में ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों की बात करूँगी, कि पेरेंट्स ने तो हर आसाइश जो है वो मुहैया की लेकिन टाइम नहीं दिया है। तो उससे आप अपने बच्चों की आसाइशात तो पूरी कर रहे हैं, अगर आप 24/7 काम कर रहे हैं, थके हारे आते हैं, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं करते हो। ट्रैवल करें उनके साथ डेफिनेटली। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों के इमोशनल जो है वो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं। आजकल ADHD, बाइपोलर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों नजर आते हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों को आसाइशें जो है वो मुहैया कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप की जो वार्मनेस थी, जो बातें थी, जो आपका ये बताना कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और आप हमारे साथ आके शेयर करें, उसके लिए हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हफ्ते में एक दिन डे आउट रखें। आप पूरे दिन के बाद जब घर आते हैं तो अपने बच्चों से पूछें कि उनका दिन कैसा गुजरा था, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। आप अपने बारे में बात करें। अगर खाना तीनों टाइम का इकट्ठा नहीं खा सकते तो एटलीस्ट एक टाइम का इकट्ठा खाएं। मज़हर साहब, आपकी तरफ आपसे सवाल करूंगा। मज़हर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जनरेशन जी की आपने बात की। अगर हम देखें 90s से पहला जो बच्चा पैदा है, 80s का जो बच्चा है, हमारी जो जनरेशन है, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन आज का जो बच्चा हम देख रहे हैं उसमें एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो तायरा साहिबा ने बात की कि कहीं ना कहीं, और आपने भी ये बात की कि वो एक ख्याली दुनिया में रह रहा है और उसको पैसा भी बहुत चाहिए, मशहूरी भी चाहिए, काम ना करना भी उसको है, लेकिन ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। इसको आप कैसे देखते हैं? और चीज़ों को अब हम जितने भी मेरे फैमिली में नए जनरेशन के बच्चे, वो कोई अलग सी दुनिया में रहने वाले बच्चे हैं, तो पेरेंट्स पे क्या बनती है जिम्मेदारी कि कैसे इस चीज़ को टैकल किया जाए? क्योंकि आने वाला दौर तो लगता है कि अगर ये रहा तो बड़ा नुकसानदेह होगा। They want everything but they do nothing. एक्चुअली सर, आप इसको ऐसे देखिए, जब एक बच्चा अभी पैदा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वहीं से उसका जो ब्रेन साइकोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब जो मदर देख रही है, जो उसका पूरा इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, इसको साइंस भी कहती है, मैं उसमें नहीं अभी जाना चाहूँगा, आई थिंक इस प्रोग्राम की उसमें बाहर निकल जाऊँगा मैं अपने डोमेन से। वो वहीं से लर्न करना शुरू कर देता है। अब वो बच्चा 6 मंथ्स का है, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो वहीं से जेलसी अडॉप्ट कर रहा है। अब उस बच्चे को मैं दिखा क्या रहा हूँ? मैं उस बच्चे को म्यूजिक में रख रहा हूँ, मैं उस बच्चे को सेलफोन्स दे रहा हूँ, मैं उसको सोशल मीडिया दिखा रहा हूँ। अब वो बच्चा 3 साल का है, वो मोटू पतलू देख रहा है,
मोटू पतलू नाम Exactly. लिया, ठीक है? डोरेमोन ने भी वो have so डोरेमोन many देख these रहा है। kind of आप इनका options. कंटेंट देखिए, इनके कंटेंट का वो बिल्कुल आप इनके कंटेंट का फैब्रिक देखिए। अब जब मैं 3 साल का हूँ, मैं ये फैब्रिक देख रहा हूँ और इसी फैब्रिक के साथ मैं जा रहा हूँ, अब ऐसे इसी कंटेंट के साथ मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं अपनी टीचर को देख रहा हूँ। मैं सबसे पहले इन 4 years, अगर मैं 4 साल का हूँ, मैं अपनी टीचर को इमेजिन करता हूँ। आप इसके ऊपर सर्वे करवा लीजिए। मैं 4 साल का हूँ, मैं वहाँ से निकल के घर आ रहा हूँ, मेरे सामने मेरी वालिदा हैं, मेरे वालिद हैं, मैं उनको डिफरेंट जोन में फैंटेसाइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी वालिदा और टीचर, जो मेरी फीमेल टीचर हैं, ये दोनों अलग पार्टीज़ हैं। पहले ये वन पार्टी हुआ करते थे, अब के दौर में ये दोनों अलग पार्टीज हैं, क्योंकि जब से वो बैड टच और गुड टच वाली फीलिंग स्टार्ट हुई ना, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब ये 2 अलग पर्सपेक्टिव हो गए। अब इन दोनों अलग पर्सपेक्टिव में 2 अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। जो मैंने मेरी वालदा को करते देखा, मैं अपनी टीचर को करते नहीं देख रहा। तो अगेन मैंने अपना कंटेंट इतना ज़्यादा कंज्यूम किया हुआ है मेरे सबकॉन्शियस ने। अब मेरा सबकॉन्शियस मेरे सामने एक पिक्चर बना रहा है, और वो पिक्चर क्या बना रहा है, वो फैंटेसी वर्ल्ड है। मैं 4 साल का हूँ, मैं 5 साल का हूँ, मैं 6 साल का हूँ, मैं 7 साल का हूँ, और कॉन्स्टेंटली मेरे हाथ में घर पे जाके या तो टैब है, या सेल फोन है, या मेरे अम्मा अब्बा की बातें हैं। सर हरमीत साहब, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन, अगर मैं इजाज़त दे तो करना चाहूँगा। आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं? स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। बस यही आपने करते मुझसे हैं। नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि हरमीत भाजी और हम लोग ये बहुत बात करते हैं कि सिर्फ 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं जाते ना, आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करें सोशल मीडिया को। सही बात है, बिल्कुल आपकी बात। न्यूरो मॉड्यूलेशन में एक सिंपल सी चीज़ होती है। मैं आपके पास बैठा हूँ, जिसको यहाँ पे कहा जाता है खरबूजे से देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। न्यूरो मॉड्यूलेशन में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप मेरे बारे में अच्छा राय रखते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब मेरे पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर का ऑटोमेटिकली हिस्सा बनेंगी। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी खैर हो रही है, और इसको मान भी लिया कई लोगों ने, और यही हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। मैं अपने बेटे के साथ बैठ के अगर ऐसा कंटेंट खुद कंज्यूम कर रहा हूँ जो मुझे हिजानियत की तरफ लेके जाता है, तो मेरे अंदर जितनी भी वाइब्स हैं वो कंटेमिनेट होंगी। अच्छा, ऐसे एक और चीज़ जो मैंने कहीं पढ़ी थी, तारे साहब मैं आपकी जाने बाती हूँ, हमें अपनी 6 या 7 क्लास का कोई सब्जेक्ट या कोई सबक शायद याद ना हो, लेकिन हमें ABC 1 2 और अलिफ बे आज भी याद है, क्योंकि हमने वो किस टाइम में पढ़ी है। अगर ये कहा जाता है, अगर ये आप सुनते में कि आपको वो चीज़ें क्यों नहीं याद, तो आप ये समझे कि अगर आपको लगता है पहले 3 सालों में या पहले 2.5 सालों में, पहले 2 सालों में जो बच्चे को आप समझाते पढ़ाते लिखाते हैं, क्योंकि उन दिनों में आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन जो वो देख रहा होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो कहीं नहीं जाता, वो यहाँ फिट हो जाता है, और वो सिर्फ देखता है अपने माँ बाप को कुछ करते हुए। वो आप सोशल मीडिया, डे आउट डे इन डाइनिंग, हर चीज़ देखते हैं। आप क्या समझती हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है पहले चंद 1 साल जिसमें मोल्ड हो जाता है बच्चा कम्प्लीटली? हमें लगता है नहीं, इसको तो पता ही नहीं है, बैठा हो ना पास, हम कुछ कर रहे हो तो इसको क्या पता चलेगा, तो बच्चा है। साइकोलॉजी में एक मैस्लो की थ्योरी है जो कि बच्चे के पैदा होने से स्टार्ट होती है, और उसके मुताबिक कहना ये कि अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि ये तो बच्चा छोटा है, इसके सामने हम कोई भी बात कर सकते हैं, कोई एक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की डेवलपमेंट डे 1 से स्टार्ट, बल्कि पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ से डे 1 से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी 7 years तक जो है, वो ये आपके समझ लें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, और इन्हीं 7 सालों में आपने अपनी पर्सनालिटी, बच्चों की पर्सनालिटी का 50% बना लिया होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में 10-12 साल के बाद समझा जाता है कि अच्छा बच्चा समझदार हो गया, इसके सामने ये बात ना करें, आप इसको सिखाएं, आप इसके सामने ये बात करें। लेकिन उसका 50% जो बेसिक उसकी आप समझ लें, जो उसकी पर्सनालिटी के फेसेट्स थे, वो तो 7 साल में बन गए, अब वो मॉडिफाई होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो बच्चे को पहले दिन से ही जो है वो उसके सामने का इन्वायरमेंट, उसकी चीज़ें, उसकी बातें, आपको सबको जो है ना बड़ा पॉजिटिव लेके चलना होता है। मतलब ये अर्ली ईयर्स मज़े साहब कैसे समझते हैं आपके? ऑब्वियसली पता है कि जैसे माँ की गोद कहा जाता है पहली दर्ज का है, बाप से आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन पहले चंद 1 सालों में हम तो बस फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलिए हम करेंगे, 4-5 साल बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू। एक्चुअली अगर आप मेरी अपनी पर्सनल राय जानना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आप भी कर सकते हैं, जितनी भी ऑडियंस आपकी सुनने वाली है। आप एक काम कीजिए, जब बच्चा पैदा होता है, अभी वो पहले दिन का है या दूसरे दिन का है, या एक और अर्ली एज कर लीजिए, 6 months प्रेगनेंसी में आप अपनी वाइफ को गाँव में भिजवा दें। अब गांव में क्या होता है, वहाँ पे शोर कम होता है, वहाँ पे लाइटिंग जो है, जैसे मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी कम होती है, वहाँ पे आपके पास गैजेट्स कम होते हैं, वहाँ पे आपके पास रात के टाइम आप एक क्या कह सकते हैं, एक नीट एंड क्लीन स्काई देख सकते हैं। आप माँ को वहाँ पे रखिए, डिलीवरी के बाद बच्चे को 2 साल वहाँ पे रखिए, न्यूरोलॉजिकली
वो बच्चा आम बच्चों से ज़्यादा चीज़ों के लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा तेज़ होगा। आप इसको करके देखिए, इस थ्योरी को, मेरी इस थ्योरी को इग्नोर करने से पहले आप करके देखिए। उसी बच्चे को 7 ईयर्स तक उसी इन्वायरमेंट में रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसको गांव वाले एक केज इन्वायरमेंट में रखना है। वहाँ पे उसको खेलने दें, वहाँ पे उसको बुक्स दें। जैसे होम स्कूलिंग पाकिस्तान के अभी मॉडर्न कल्चर का हिस्सा बन गई है, आप उसको एक गाँव में बनाएं। आप एक और इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट पिल्स कहाँ खाई जा रही हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ में। और वो कब से स्टार्ट हुई हैं? जब से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू किया, और इतना ज़्यादा इनकलकेट कर लिया कि वो हमारे लिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन गया। बच्चे के लिए अगर आप ये चीज़ को नेसेसिटी ऑफ लाइफ बनाएंगे तो वो डिस्टॉर्टेड ब्रेन के साथ पैदा होगा, उसी तरह रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को, अपने बेबी को, जितनी माएँ मुझे सुन रही हैं, अपने बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे शोर कम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम है। आपका बच्चा डम्ब नहीं होने जा रहा, वो एक्सेल करेगा अपनी फील्ड में, वो जिस पे भी हो, और वो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव ब्रेन या क्रिएटिव माइंड बहुत कम है। हाँ, यूँ कह सकते हैं आप कि हम लोगों को क्रिटिसिज्म करने की आदत है, लेकिन उसके बारे में सोल्यूशन डिग आउट करना, मैंने सोल्यूशन दे दिया है, इसको आप ट्राई करके देख लीजिए, बाकी मर्जी। अच्छा, मतलब लास्टली मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसको कंक्लूड करें आप। बहुत कंसाइज सा जवाब दीजिएगा। वो ये कि अभी सारी सूरत हाल में ज़्यादा जिम्मेदारी हम माँ पे डाल देते हैं। क्या समझते हैं आप कि बाप का किरदार उस एज में, जब बच्चे को समझ आना शुरू हो जाती है कि मुझे ये कहेंगे ना, मुझे आंखें दिखाएंगे तो मैंने डर जाना है, और मुझे ये समझाएंगे तो मैंने समझ जाना है, इनके आंखों का इशारा समझना है, तो ये बाप का किरदार कितना ज़्यादा? इन अ नटशल मैं यही कहूँगा कि मैंने आपकी इकोनॉमी को 3 हिस्सों में इलेबोरेट किया था। लोअर मिडिल क्लास के पास टाइम नहीं है, वो बेचारा पैसे कमाने में लगा हुआ है, बिजली का बिल मार देंगे उसको, उसके पास टाइम नहीं है अपने बेटा बेटी के पास बैठने का, और वो जिस जगह पे काम कर रहा है वो इतना मेंटली सिक होकर रात को घर पे आएगा कि उसकी जो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, बाप से नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से दैट। ऐसा नहीं कि मैं बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर रहा हूँ, हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इजाज़त नहीं दे रहा। और माँ की बात करें, मदर साइड के ऊपर ये इस वजह से है, ऐसा नहीं है कि मैं माँ को ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, दोनों की ड्यूटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे पैराडाइम में फंस चुके हैं। हमारे दो स्पेक्ट्रम है, रिच और पुअर, बस इस स्पेक्ट्रम के दरमियान मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खेल रहा है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, बस यही है, एक पंचिंग बैग की तरह। और माँ को ये सभी चीज़ें करनी है जो एक बच्चे को एक नॉर्मल बच्चा बना सकती हैं। अभी के बच्चे नॉर्मल नहीं है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन हम उन्हें अब नॉर्मल भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मलिटी की तरफ जाने के लिए अभी भी मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई होती। आप कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी वक्त किसी तरह से भी शुरू कर सकते हैं। सो वो शायद आज के दिन हो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। काफ़ी प्रोडक्शन रही। हम कंक्लूड कर लेते हैं सारे सेगमेंट को इस तरह से कि अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें तो एक चीज़ कॉमन, पेरेंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर हम इस पर बात करें, और जो कि बहुत ज़्यादा की भी जाती है, थोड़ी चीज़ों को चेंज करने, थोड़ा आप मोल्ड हो जाए, थोड़ा बच्चों को मोल्ड करने की कोशिश करें, तो शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। इस टॉपिक को रख के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करना हमारा मकसद नहीं है, आसान करना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने बच्चों को, जो कि आने वाली जनरेशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आपके घर का मुस्तकबिल है, उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।